Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो पीछे आपको दिख रहे हैं, हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी हमारे क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं? आपने यूनिटी और यूनिटी जो किस में रहती है, हमारी डाइवर्सिटी में, अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ बारी है भाई सॉल्यूशंस को करने की, क्वेश्चन आंसर्स को करने की, तो रेडी हो जाइए फटाफट से और क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। रेडी हो जाओ और फटाफट से क्या कर दो भाई, लाइक और शेयर कर दो। फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहे हैं भाई? क्वेश्चन फर्स्ट, कंडक्ट अ क्लास डिस्कशन ऑन द टू कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। अब क्लास डिस्कशन करना है आपको किस बारे में? जो टू कोटेशन, जो दो कोटेशन आपको कोट्स दिए थे ना, जो रविंद्रनाथ टैगोर के था और जो श्री अरबिंदो के थे, जो स्टार्टिंग में जो हर चैप्टर में आपको कोट्स दिए रहते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। उन कोट्स को क्या करना है, आपको डिस्कस करना है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको दिए हैं। तो चलो लेट्स डिस्कस कि क्या वो कोट हमें कह रहे हैं। कोटेशन वन है, Oh grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many। रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। अब डिस्कशन पॉइंट क्या है इसमें? दिस कोटेशन हाईलाइट्स द आइडिया ऑफ फाइंडिंग यूनिटी एंड डिवाइनिटी इन द डाइवर्स एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस इन लाइफ। डिस्कस हाउ एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी कैन लीड टू अ डीपर सेंस ऑफ कनेक्शन एंड हार्मोनी। ये क्या दिखा रहे हैं? कोटेशन हमें बताना चाह रहा है आइडिया, किस चीज़ का आइडिया? जो आइडिया है हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें यूनिटी को ढूंढना है ना, हमें यूनिटी को ढूंढना है, हमें डिवाइनिटी को ढूंढना है। किस में? डाइवर्स एक्सपीरियंस, है ना। जो इतने वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, अलग अलग कल्चर के लोगों को देखते हैं, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग देखते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को देखते हैं ना। तो इसके बारे में हमसे कह रहे हैं कि उसको एम्ब्रेस करो, ठीक है। और इंटरेक्शन इन दी लाइफ, है ना, जो हम इनको एक्सपीरियंस करते हैं, इनसे इंटरेक्ट होते हैं। अब हमारी क्लास में जो हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारी जो टीचर्स भी हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाली होंगी। मतलब अगर उनसे सुनो तो बताएंगे नहीं नहीं हमारी तो नेटिव लैंग्वेज वो है, हमारी मदर टंग में वहाँ से है, ये दूसरी है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो आप क्या करोगे? उनसे इंटरेक्ट भी तो करते हो, उनको एक्सपीरियंस करते हो कि नहीं करते हो? तो उसी डाइवर्सिटी में हमें क्या फाइंड करना है? यूनिटी। इतनी जो वैरायटी ऑफ चीज़ें हमें देखते हैं, उसको हमें यूनिटी मान के चलना है कि भाई हमें यूनिटी में रहना है। डिस्कस हाउ एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी कैन लीड टू अ डीपर सेंस ऑफ कनेक्शन हार्मोनी, है ना। कैसे ये जो एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी है ना, जिस डाइवर्सिटी को हम एम्ब्रेस कर रहे हैं, ये किस चीज़ को लीड करती है? लीड टू अ डीपर सेंस ऑफ कनेक्शन एंड हार्मोनी। जो किस सेंस को भाई बनाती है? जो हमारा कनेक्शन है किस चीज़ को लेके? डाइवर्सिटी और हार्मोनी को लेके, ठीक है। मतलब हमें दूसरों से कनेक्ट रहना है ना, कनेक्टेड रहना है, हार्मोनी में रहना है, एक साथ रहना है, इकट्ठा रहना है। तो ये कनेक्शन, इसका डीपर जो हमें सेंस से समझना है, बेसिकली समझ में आया? मतलब ऑल इन ऑल इतनी जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको इम्पोर्टेंट समझो, उस पर यूनिटी में रहो, ठीक है। चलो कोटेशन 2, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज़ ऑलवेज बीन नॉर्मल टू इंडिया। जो प्रिंसिपल है कौन सा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, जो हमारे लिए क्या था? हमारे लिए नॉर्मल है, मतलब हमारे लिए नॉर्मल रहा है। एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कोर्स ऑफ हर बीइंग एंड इट्स वेरी नेचर, द मैनी इन द वन वुड प्लेस हर ऑन द श्योर फाउंडेशन ऑफ हर स्वभावा एंड स्वधर्मा। अब ये जो कोट था, किसने लिखा था? श्री अरबिंदो ने। इसका क्या मतलब है? This quotation emphasizes that India's strength lies in its ability to maintain unity amidst vast diversity। ये कोटेशन दिखा रहा है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है ना, हमारी जो ताकत है, वो किस चीज़ में? हमारी ताकत की जो हमारे अंदर एबिलिटी है कि इतनी वास्ट डाइवर्सिटी में भी हम क्या रहते हैं? यूनिटी में रहते हैं। मतलब इतनी विविधता है और उन विविधता में हम क्या रहते हैं? यूनिट में रहते हैं, है ना, यूनाइट होके रहते हैं, एक साथ होके रहते हैं। ग्राउंडेड इन इट्स इनहेरेंट नेचर एंड ड्यूटी, है ना, उसका जो नेचर है, जो ड्यूटी है ना, जिस चीज़ की, उससे उसको समझते हैं। Discuss how this principle applies to contemporary India and its societal dynamics।
डिस्कस भाई कैसे इनका जो प्रिंसिपल है अप्लाई होता है टू अ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स सोसाइटी डायनेमिक्स। अब जो उसके साथ की जो समकालीन जो हमारा जो इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें कैसे अप्लाई होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या है, वैरायटी है, डायनामिक्स। हमारी सोसाइटी कैसी डायनामिक सोसाइटी है। हमें क्या एक जैसे लोग दिखते नहीं, हमें अलग अलग तरीके के लोग दिखते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज वाले, बहुत वैरायटी ऑफ पीपल हम देखते हैं। क्या हमें सब कुछ एक जैसा दिखता है? नहीं ना, डायनामिक होती है ना चीज़ें, यानी अलग अलग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, read the national anthem and its translation in the preliminary pages of this textbook. Where do you see the diversity and where the unity? Write 2 or 3 paragraphs on this. आप अगर नेशनल एंथम पढ़ो, आपके जो स्टार्टिंग के पेज में दिया है, ठीक है, नेशनल एंथम पढ़ो और उसका ट्रांसलेशन समझो, है ना, और उसका ट्रांसलेशन देखो जो आपको प्रिलिमिनरी पहले के जो पेज में दिया है टेक्स्ट बुक में। वेयर डू यू सी द डाइवर्सिटी? क्या आपको जो आप जनगण मन नेशनल एंथम गाते हैं, मैं गाऊंगी नहीं, आप उसको पढ़ो, क्या उसमें जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ उसमें विविधता है? उस नेशनल एंथम में जो हमारा राष्ट्रगान है, क्या उसमें डाइवर्सिटी है? एंड वेयर द यूनिटी, और डाइवर्सिटी तो है तो क्या यूनिटी कहाँ है? ठीक है, राइट 2 और 3 पैराग्राफ्स ऑन दिस। आपको 2 से 3 पैराग्राफ इसके बारे में लिखना है। मतलब जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, आपको पता होगा कौन सा है ना, तो उसको पढ़ोगे, उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या उसमें डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है तो क्या यूनिटी है, इसके बारे में आपको कुछ लिखना है, 1 से 2 पैराग्राफ। ठीक है, 2 से 3। चलो, डाइवर्सिटी इन द नेशनल एंथम। डाइवर्सिटी हमारे नेशनल एंथम में कैसे देखते हैं? द नेशनल एंथम जो है जन गण मन मेंशंस वेरियस रीजन्स, इसमें बहुत से रीजन्स के बारे में मेंशन है ना, पंजाब, गुजरात, मराठा, इस तरीके से आप सुनेंगे। ठीक है, साथ में रिवर्स के बारे में भी है। अब गाएंगे नहीं तो हमें स्टिल स्टैंड होना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप याद करो उसमें कल्चरल एलिमेंट्स है इंडिया के, हाईलाइटिंग द वास्ट जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। अब उसमें कल्चरल एलिमेंट है, रिवर्स के बारे में, रीजन्स के बारे में है, तो रिवर और रीजन के बारे में यानी तो जोग्राफिकल हो गया, और अगर कल्चर के बारे में है तो कल्चरल हो गया। तो हमें जोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे इस राष्ट्रगीत में मौजूद है, राष्ट्रगान में मौजूद है। इट रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में, अलग अलग परंपराओं के बारे में भी इसमें मेंशन है। इवन लैंडस्केप्स भी इसमें मेंशन है, लैंडस्केप, पहाड़, नदी की हम बात करते हैं इस तरीके से। तो भाई डाइवर्सिटी हमारे नेशनल एंथम में तो है। हमारे नेशनल एंथम में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रीजन, अलग अलग रिवर, अलग अलग कल्चर के बारे में मेंशन है, तो डाइवर्सिटी है नेशनल एंथम में। अब क्या नेशनल एंथम में डाइवर्सिटी है तो क्या यूनिटी की भी बात है? देखते हैं। Despite this diversity, the anthem unites all these elements into a single narrative of the national pride and identity. इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो हमारा नेशनल एंथम है वो क्या करता है? इन सारे एलिमेंट्स को यूनाइट करता है, एक करता है इनटू अ सिंगल नैरेटिव ऑफ नेशनल प्राइड, है ना, जो हमारा गर्व है, जो हमारा नेशन का गर्व है हमारी कंट्री का, हमारे राष्ट्र का। ठीक है, और उसकी जो आइडेंटिटी है क्या कर रहा है? उसको यूनाइट कर रहा है। It calls upon the collective spirit of the nation, symbolizing unity and patriotism. ये क्या दिखा रहा है? ये कलेक्टिव जो हमारी कंट्री के लिए स्पिरिट है, हमारा साथ में है ना, कंबाइन, हमारे देश के लिए सिंबलाइज कर रहा है यूनिटी की। भाई हाँ, एक है, साथ में हमारे देश के प्रति हमारी देशभक्ति है। हम क्या कर रहे हैं? ये जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उसको समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और हम एक हैं। हमारे देश के प्रति हमारे लिए क्या है भाई? देशभक्ति है। तो ये हमें सिंबलाइज कर रहा है भाई नेशनल एंथम। क्लियर हुआ? डाइवर्सिटी भी बता रहा है, यूनिटी भी उसमें बता रहा है। अब जब कभी आप पढ़ोगे या उसको गाओगे, है ना, तो ध्यान देना, मैं आँख बंद करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं गा नहीं सकती, तो आप में उसमें बहुत सी चीज़ें मिलेगी। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स मिलेंगे, माउंटेन के बारे में, रिवर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई है, डाइवर्सिटी भी है, यूनिटी भी दिखा रहे। नोटिस करना, अब आप नोटिस करना। द एंथम्स यूनिवर्सल अपील बाइंड्स people across diverse backgrounds, fostering a sense of belonging and shared heritage. जो एंथम है, एंथम का जो यूनिवर्सल अपील है, हमारा जो नेशनल एंथम, वो क्या दिखाना चाह रहा है? वो सबको जोड़ रहा है कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड के, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीजन, अलग अलग रिलीजन वाले, अलग अलग कास्ट वाले, कल्चर वाले जो लोग हैं, उनको एक कर रहा है, उनको बोल रहा है कि भाई आपको मिलके रहना, इकट्ठा कर रहा है। मतलब फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर्ड हेरिटेज, है ना, किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि भाई हमारा जो फ़र्ज़ है कि भाई हमें क्या रहना है, हमारे जो हेरिटेज है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, उसको मिल बांट के हमें उसमें रहना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है।
पैराग्राफ्स, भाई पैराग्राफ्स क्या बता रहे हैं? द नेशनल एंथम ब्यूटीफुली कैप्चर्स द एसेंस ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी बाय मेंशनिंग इट्स वेरियस स्टेट्स, रिवर्स एंड कल्चरल लैंडमार्क्स। जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, वो बहुत ही प्यारे तरीके से कैप्चर कर रहा है किसके एसेंस? हमारी डाइवर्सिटी के एसेंस को कैप्चर कर रहा है। कैसे? बाय मेंशनिंग, क्या मेंशन करके? स्टेट्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, कल्चरल लैंडमार्क्स के बारे में। ईच लाइन ऑफ जन गण मन, ईच लाइन जो हमारे राष्ट्रगान की जो हर एक लाइन है ना, जन गण मन सेलिब्रेट कर रही है द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन के जो अपने अपने खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खास जो है चीज़ें हैं, है ना, स्पेशलिटी, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। शो केसिंग द रिचनेस ऑफ इंडियाज कल्चरल टेपेस्ट्री, है ना, हमारी जो इंडिया, जो हमारी कल्चर की रिचनेस है, वो हमें बता रहा है। This diversity is evident in the diverse languages spoken, festivals celebrated and customs followed across the country। ये जो विविधता है, ये किस चीज़ का प्रमाण है, किस चीज़ का सबूत है? ये सबूत है जो हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की भाषा हम बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जो हमारे रीति रिवाज, कस्टम्स को हम फॉलो करते हैं थ्रू अक्रॉस दी कंट्री, हमारे देश में। तो क्या दिखा रहा है? कि भाई हम सब एक हैं, हमारी इतनी विविधताओं में भी यूनिटी है, एकता है, ठीक है। चलो, however the anthem also emphasizes unity by bringing together these diverse elements into a harmonious whole। however ये जो एंथम है ना, ये क्या एम्फेसाइज कर रहा है? यूनिटी बाय ब्रिंगिंग टुगेदर, सबको इकट्ठा करके एक साथ लाके दीज डाइवर्स एलिमेंट इनटू अ हार्मोनियस होल, कि इतने सारी जो लोग हैं, डाइवर्सिटी उनको एक कर रहा है। द लिरिक्स इवोक अ सेंस ऑफ कलेक्टिव प्राइड एंड आइडेंटिटी। इसकी जो लिरिक्स हैं, जो वर्ड्स आप पढ़ेंगे, लाइन्स आप पढ़ेंगे, सेंस ऑफ कलेक्टिव प्राइड, कि भाई हमें सब मिलके इस चीज़ के लिए फ़क्र है ना, हम इस चीज़ के लिए प्राउड फील कर रहे हैं, है ना, गर्व है, बेसिकली हमारी आइडेंटिटी इसमें है। रिमाइंडिंग अस दैट डिस्पाइट आर डिफरेंसेस वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन नेशन। मतलब भले ही डिफरेंसेस हैं, हम बोलते हैं अरे भाई आप सिख हैं, हम बोलते हैं आप मराठा हैं, हम बोलते हैं आप सिंधी हैं, कोई मतलब नहीं है। ये क्या दिखा रहा है? एटलीस्ट मिलके कि भाई हम एक नेशन का पार्ट है। The anthem's melody and words inspire a sense of patriotism and solidarity। जो एंथम की मेलोडी है वो क्या दिखा रही है? इसके जो वर्ड है, देशभक्ति दिखा रही है, कि देशभक्ति है, सब एक है। हाईलाइटिंग दैट आर स्ट्रेंथ लाइज इन आर यूनिटी एडमिस डाइवर्सिटी। इसके जो एक एक वर्ड है हमें दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर जो देशभक्ति है, जो रिस्पेक्ट है, किस चीज़ के लिए? कि भले ही जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस है, उस पर क्या है? हम यूनाइट होकर रहते हैं, यानी हमारी डाइवर्सिटी में क्या है? यूनिटी है, ठीक है। क्लियर हुआ? सही बात है कि नहीं है? चलो, क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट अ फ्यू स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र एंड डिस्कस हाउ देयर मैसेज इज स्टिल वैलिड टुडे। डू यू नो ऑफ एनी सिमिलर स्टोरीज फ्रॉम योर रीजन? भाई आपको कुछ स्टोरीज पंचतंत्र की सिलेक्ट करनी है और डिस्कस करना है कि क्या मैसेज वो दे रही हैं, और जो वो मैसेज उन्होंने दिया है क्या वो आज भी वैलिड है? जो भी पंचतंत्र की कहानियों से हमें कुछ सीख मिलती है, क्या आज भी वो वैलिड है? पॉसिबल है, मतलब वो सही है, ठीक है। और सिमिलर अगर ऐसी स्टोरी आपके रीजन में है तो वो भी बताना है। चलो, स्टोरी 1, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। पहली स्टोरी भाई किसके बारे में? मंकी और क्रोकोडाइल के बारे में, है ना। मैसेज, ट्रस्ट एंड बिट्रेयल, भरोसा और धोखा, बिट्रेयल मतलब धोखा देना, इस तरीके से। इवन टुडे दिस स्टोरी टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग कॉशियस अबाउट whom वी ट्रस्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीट। अब ये स्टोरी हमें दिखा रही भरोसा और धोखे के बारे में, कि आज भी ये स्टोरी हमें समझाती है कि भाई हमें धोखा और भरोसे में ध्यान रखना चाहिए। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग कॉशियस, कि हमें क्या रखना है? कि जिस पर हम ट्रस्ट रख रहे हैं, जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा हम उस चीज़ को लेके हम कॉशियस रहें। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके भरोसा, इसने बोला कूद जा तो मैं कूद जाऊँ, ये बोलेगा मेरे पीठ पे बैठ के चल आग में मैं चल रहा हूँ, तू भी चल मेरे साथ आग में तो चले जाऊँ, नहीं। थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है, कॉशियस रहना है इस चीज़ को लेकर, खुद भी अपना दिमाग लगाना है बेसिकली। एंड दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीट, है ना, और उसके फिर परिणाम क्या होंगे, जो धोखा मिला उसके परिणाम। तो भाई आज भी ज़रूरी, ये मैसेज जो है आज भी हम बोलते हैं ना कि दोस्ती करो, जैसे मम्मी लोग बोलती ना कि दोस्ती करो, ट्रस्ट करो, लेकिन थोड़ा संभल कर। अंधा, बिल्कुल अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करो कि अगर बोला कूद जाओ तो कूद जाओ, नहीं, ध्यान रखो। स्टोरी 2, द टॉर्टोइज एंड द गीज, द वैल्यू ऑफ साइलेंस एंड द डेंजर्स ऑफ अननेसेसरी टॉक।
ये जो स्टोरी दिखा रही है कि भाई किसकी कीमत, आपको क्या रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। मतलब अगर आप साइलेंस हो, चुप हो, साइलेंट हो, तो इसका मतलब ये नहीं है आप वीक हो। साइलेंट पर्सन स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है, ऐसा माना जाता है ना। मैं भी बहुत बोलती हूँ, लेकिन मेरे पापा क्या है, बहुत कम बोलते हैं शब्दों को उतना ही बोलो जितने काम के हो या जितना दूसरे के काम है। ज़बरदस्ती अननेसेसरी एक्स्ट्रा बोल के कोई मतलब नहीं है। आप ज़्यादा बोलोगे या ना कुछ भी बोलोगे, या ना बोलते ना कि बड़ी बड़ी फेंक रहा है, उठ पटांग बातें कर रहा है, बेमन से जो भी है, या किसी की बुराई कर रहा है, बस कुछ भी बोलना है किसी के बारे में तो सोच समझ के बोलो, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। इससे अच्छा चुप रहो, ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ साइलेंस की, चुप रहने की कीमत, साथ में जो डेंजर है अगर आप ज़बरदस्ती अननेसेसरी टॉक करने के नुकसान। दिस इज रेलिवेंट इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट वेयर डिस्क्रिशन इज ऑफन अ वर्च्यू। मतलब आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, आजकल यही तो बोलते हैं स्टे साइलेंट, भाई चुप रहो। अगर आपकी कोई बेइज्जती भी कर रहा है तो चुपचाप सुनो, देखो, ऑब्जर्व करो, है ना, क्योंकि उसको जवाब देके कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस बोलना है, कुछ भी अननेसेसरली टॉक करना है। उसको ये नहीं पता है कितना बड़ा खतरा वो मोल ले रहा है ऐसा करके, तो बुरा लग रहा है जो भी, एटलीस्ट चुपचाप सुनो। अगर कहीं हो 4 लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ ज़बरदस्ती खुद से बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर वो बात करें, कुछ सीखने को मिल रहा है तो चुपचाप सुनो, है ना। कुछ लोग होते हैं ज़बरदस्ती कुछ भी बोलते हैं कि चल मैं तेरे को बताता हूँ, बाहर मिल। उसने तो बस ऐसे ही बोल दिया, बस बोलना है, लेकिन बाद में हो सकता है उसका अंजाम बुरा हो। तो आज के ज़माने में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि सोच समझ के बोलो, ज़बरदस्ती अननेसेसरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, चलो। सिमिलर स्टोरीज भाई मेरे रीजन में, मेरे एरिया में, देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर रैबिट आउटविटिंग अ लॉयन सिमिलर टू द पंचतंत्र टेल्स ऑफ विट एंड इंटेलिजेंस। दीज स्टोरीज टीच मोरल लेसन्स दैट आर एप्लीकेबल अक्रॉस टाइम एंड कल्चर्स। मेरे एरिया में कौन सी वाली जो स्टोरी है, किसकी, रैबिट की, कि कैसे जो रैबिट है अपनी बुद्धि से लॉयन को परास्त कर देता है, समझ लो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लॉयन को ढेर कर देता है। मतलब ढेर मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मार देता है, ऐसा नहीं। सिमिलर टू पंचतंत्र की टेल, जैसे पंचतंत्र में जो कहानी रहती है उसमें हम समझदारी, है ना, हम जो उसमें थोड़ा सा ह्यूमर या इंटेलिजेंस की बात करते हैं। दी स्टोरीज टीच मोरल लेसन। ये जो स्टोरीज है पंचतंत्र की, ये हमें नैतिक शिक्षा देती है। क्या देती है? ऑनेस्टी के बारे में, लॉयल्टी के बारे में, है ना, अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छे कर्मों के बारे में, कि अच्छे काम करो, ईमानदार रहो, इसके बारे में हमें बताती हैं, जो कि आज भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि पहले बोलते थे भाई अच्छे रहो, लॉयल रहो, आज भाई जो है बुराई करो या बेईमान रहो, ऐसा तो नहीं। आज भी बोलते ना कि भाई इंसान को लॉयल रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। क्लियर? चलो। कलेक्ट अ फ्यू फोक टेल्स फ्रॉम योर रीजन एंड डिस्कस देयर मैसेज। कुछ जो टेल्स है, फोक टेल्स आपके एरिया की, उसको भाई कलेक्ट करो, है ना, आपके एरिया से, और उसके मैसेज जो भी उसको डिस्कस करो, जो भी आपको उससे भाई मैसेज संदेश वो दे रहा है उसको डिस्कस करो। चलो। फोक टेल 1, द लेजेंड ऑफ किंग भोज एंड द वेताल। भाई किंग भोज और वेताल के बारे में मैसेज, विजडम एंड क्लेवरनेस आर इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्विक थिंकिंग। ये जो कहानी है, इस कहानी का मैसेज ये मिलता है देखने को, पहली कहानी जो है मेरे रीजन की, अपने अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं। ये कहानी हमें क्या लेसन दे रही है कि बुद्धिमानी और चालाकी, बुद्धिमानी और चालाकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी भी मुसीबत से आपको बचना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपका बुद्धिमान होना और चालाक होना ज़रूरी है। ठीक है। स्टोरी हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंट एंड क्विक थिंकिंग। ये स्टोरी बताती है कि आपकी बुद्धिमानी और जल्दी से जो आप क्विक थिंकिंग करते हो वो कितना इंपॉर्टेंट है। फोक टेल 2, दूसरी कहानी, द स्टोरी ऑफ चैरिटेबल बनियान ट्री। चैरिटेबल बनियान ट्री की स्टोरी, जनरसिटी एंड सेल्फलेसनेस। मतलब आपको दयावान रहना है ना, और आप सेल्फलेस रहो, है ना। ये मत सोचो कि दूसरे का कुछ कर रहे हैं, दूसरे को कुछ दे रहे हैं तो हमें भी कुछ मिलेगा, लालच नहीं रखो, उसके बदले में एक्सपेक्ट मत रखो, एक्सपेक्टेशन ना रखो। दिस टेल टीचेस द वैल्यू ऑफ बीइंग काइंड। मतलब दयावान रहने की वैल्यू सिखाता है कि आपको दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आप अगर ये सोच रहे हो कि आज अरे मुझे इस पर दया आ रही है, इस जो है बेचारा भूखा है, इसको खाना खिला देता हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार ये भी मुझे खाना खिलाएगा ना, नहीं, ये सोच के क्या मतलब। आपको दया दिखानी है और उससे बदले में एक्सपेक्ट नहीं करना है। आप अपना कर्म करो और चलो आगे। ठीक है, ये होना चाहिए। तो कहानी ये सिखा रही है। डिस्कशन पॉइंट्स, दीज फोक टेल्स ऑफन कैरी मोरल लेसन दैट आर टाइमलेस, एम्फेसाइजिंग वर्च्यूज लाइक विजडम, जनरसिटी एंड करेज विच आर स्टिल रिलेवेंट टुडे। ये जो कहानियां हैं ये ऐसे ऐसे मोरल, नैतिक शिक्षा हमें दिखा रही हैं जो कैसी टाइमलेस है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि आज काम आ रही है कल नहीं आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहानियाँ हमेशा हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती रहेंगी जो आज भी हमारे काम की। आज भी तो यही बोलते हैं कि लोगों की मदद करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के,
लगे कि भाई अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपको पैसे दिए तो अगली बार आप भी देना, आपको ज़रूरत है, मुझे आप पे दया आ रही है, भैया मेरे को दया रखना है आप पे, है ना, तो लो मेरी तरफ से ले लो। जब आपको लगे आप लौटा देना, ठीक है, अगर लौटा सकते हो तो लौटा देना। अगर मैं बहुत रिच हूँ तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी लौटाओ, ठीक है, ये नहीं बोलूँगी कि अगली बार मैं भी मांगूंगी, हाँ ऐसा नहीं, ठीक है। चालाकी भी होनी चाहिए, इतना भी बिल्कुल बुद्धू जैसा नहीं होना चाहिए कि जो जो बोले मान लिया, है ना, अपनी बुद्धिमानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज भी ज़रूरी है और आगे भी ज़रूरी रहेगी। ऐसा नहीं कि पहले ज़रूरी थे आज तो हम ऐसे ही रहो, ऐसे ही घूमो, किसी की बात मान लो, नहीं, आज भी ज़रूरी है और आगे भी रहेगा। टाइमलेस ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो स्टोरीज़ हैं, जो लेसन्स हैं, हमें स्टोरीज़ हमें क्या दे रही, मोरल लेसन, है ना, नैतिक शिक्षा दे रही, जो उस टाइम भी ज़रूरी थी, आज भी काम की, आगे भी रहेगी, कि लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो, है ना, दयालु रहो, दयावान रहो, है ना, एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5, is there any ancient story that you have seen being depicted through a form of art? It could be a sculpture, a painting, a dance performance, a movie. Discuss with your classmate. क्या यहाँ पे is there any ancient story, क्या कोई भी ऐसी ancient story है that you have seen being depicted through a form of art? मतलब कुछ भी ऐसी story जो आपको depict की गई हो आर्ट के फॉर्म में। इट कुड बी अ स्कल्पचर, ये कोई स्कल्पचर भी हो सकता है ना, या पेंटिंग भी हो सकती है, या डांस परफॉर्मेंस ही समझ लो, या कोई भी मूवी। इसको डिस्कस करो अपने क्लासमेट्स के साथ। कोई भी एंशिएंट स्टोरी जो आपने डेपिक्ट की हो, है ना, उसको आप डेपिक्ट कर सकते हैं आर्ट के फॉर्म में। अब चाहे वो डांस हो, स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, जिस भी फॉर्म में। चलो, एंशिएंट स्टोरीज डेपिक्टिंग थ्रू आर्ट, जो एंशिएंट पुरानी कहानियां हैं वो किसके थ्रू डेपिक्ट की जाती? आर्ट के थ्रू। किसके थ्रू भाई? कला के थ्रू। The Mahabharata depicted in the form of traditional dance performances like Kathakali or Bharatnatyam. These art forms narrate epic stories through expressive movements and music with cultural heritage. जैसे अगर हम महाभारत को डिपिक्ट करना चाहते हैं ना, महाभारत के बारे में बताना चाहते हैं कि क्या स्टोरी थी, तो हम क्या दे रहे हैं? एक डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, ट्रेडिशनल पारंपरिक डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कैसे? जैसे हम भरतनाट्यम कर रहे हैं या कथकली करके हम ऐसे ऐसे अपने एक्सप्रेशन से महाभारत बता रहे हैं कि ये महाभारत में हो रहा है। These art form narrate epic stories through expressive मूवमेंट्स। ऐसे मूवमेंट्स आप करते हैं कि एक्सप्रेशन के थ्रू आप दिखाते हैं, ठीक है। म्यूजिक जो है उसके थ्रू दिखाते हैं, आपके कल्चरल हेरिटेज उसके थ्रू दिखाते हैं। तो ये आर्ट के थ्रू आपने स्टोरी डिपिक्ट करी। डिस्कशन पॉइंट, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सच आर्ट फॉर्म्स इन कीपिंग एंशिएंट स्टोरीज अलाइव एंड रेलिवेंट। हाउ डू दीज परफॉर्मेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू कल्चरल एजुकेशन। ये इसमें जो पॉइंट है डिस्कस करने का कि कैसे ये जो आर्ट है ना, इनके थ्रू हमारी जो कहानियाँ हैं, पुरानी जो कहानियाँ आज भी जिंदा है, अलाइव, जिंदा रखती हैं, एंड रेलिवेंट, और भाई रिलेट भी करती हैं। हाउ डू दीज परफॉर्मेंसेज कॉन्ट्रीब्यूट टू कल्चरल एजुकेशन, और कैसे ये जो परफॉर्मेंसेज हैं हमारी, है ना, सांस्कृतिक एजुकेशन को बढ़ावा देती है, उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। चलो, discuss in class the following quotation by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru when he traveled to many parts of India before independence. ये जो कोट है, कोटेशन है ना, इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। जब उन्होंने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ट्रेवल करा इंडिपेंडेंस से पहले, तो इनका जो कोट है इसको डिस्कस करना है। कोट क्या है? एवरीवेयर आई फाउंड अ कल्चरल बैकग्राउंड विच हैड एक्सर्टेड अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइव्स। जहाँ भी मतलब मैं गया, मैंने देखा, मुझे मिला कि भाई अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, मतलब बहुत सारे कल्चरल बैकग्राउंड मुझे मिले, which had exerted a powerful influence on their life, जिन्होंने उनकी ज़िंदगियों में एक अलग ही इम्पैक्ट डाला, प्रभाव डाला। The old epics of India, the Ramayana and the Mahabharata and other books in popular translation and paraphrases were widely known among the masses, and every incident and story and moral in them was engraved on the popular mind and gave a richness and content to it. वो क्या कह रहे हैं? ये जो पुराने एपिक्स हैं, है ना, चाहे महाभारत की बात करें, चाहे हम रामायण की बात करें, और जो ऐसी और भी अदर बुक्स हैं, इन पॉपुलर ट्रांसलेशन, अलग अलग ट्रांसलेशंस में है ना, उनको पैराफ्रेज किया गया है, दोबारा से उनको भाई अपने अकॉर्डिंग फ्रेज किया गया है ना। वर वाइडली नोन अमंग दी मासेस, भाई सबको पता है, लगभग काफ़ी लोगों को पता है। एंड एवरी इंसिडेंट एंड स्टोरी एंड मोरल इन देम, स्टोरी का हर एक इंसिडेंट कि भाई कैसे हुआ, सीता हरण हुआ या चीर हरण हुआ, या ऐसा करा रावण ने इसको मारा, है ना, जो कृष्ण भगवान ने इसको मारा, जो भी चीज़ें, है ना, या अर्जुन ने उसको मारा, जो भी चीज़ें इंसिडेंट है सबको पता है। और उनसे क्या ज्ञान मिल रहा है वो भी पता है, उनमें क्या मोरल चीज़ें, नैतिक चीज़ें, वो भी।
engraved on the popular mind and gave a richness and content to it. Illiterate villagers would know hundreds of verses by heart and their conversation would be full of references to them or to some story with a moral enshrined in some old classic. अब जो illiterate villagers हैं, है ना, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, would know hundred of verses, उनको 100 ऑफ जो बहुत सी चीज़ें कैसे पता चली कि भाई दिल से, उनकी जो कॉन्वर्सेशन है वुड बी फुल ऑफ रेफरेंसेस, उनके जो कॉन्वर्सेशन है बहुत से अलग अलग रेफरेंसेस के थ्रू होंगे, है ना, टू देम एंड और टू सम स्टोरी विद द मोरल, जिन कुछ स्टोरीज में मोरल रहेगा आपको, इनश्राइड इन सम ओल्ड क्लासिक, और कुछ है ओल्ड क्लासिक, इन चीज़ों से बने हुए रहेंगे। तो इसके बारे में इन्होंने कोट लिखा जिसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है, तो चलो डिस्कस करें। नेहरूज ऑब्जर्वेशन, नेहरू जो भगवान बोली सॉरी जो प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया? नेहरू ऑब्जर्व दैट द कल्चरल बैकग्राउंड स्पेशली द एपिक्स लाइक द रामायण एंड द महाभारत हैड द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया। डिस्पाइट वेरिंग लिटरेसी लेवल्स, दीज स्टोरीज वर वेल नोन एंड फॉर्म्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली एंड अ मोरल एजुकेशन। अब नेहरू ने ये ऑब्जर्व करा कि जो कल्चरल बैकग्राउंड है ना, स्पेशली किन एपिक्स, चाहे रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, इनका बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव रहा है। मतलब इंडिया में जो भी लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में इन एपिक्स, कौन से एपिक, रामायण और महाभारत का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। डिस्पाइट वेरिंग लिटरेसी लेवल, भले ही कोई पढ़ा लिखा हो, भले ही कोई कम पढ़ा लिखा हो, गाँव का हो, जो भी हो, है ना, उनको इन कहानियों के बारे में अच्छे से पता है। एंड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ एंड मोरल एजुकेशन, जो इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है ना, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक उसको हिस्सा बनाया हुआ है जिससे भाई एक मोरल नैतिक एजुकेशन भी मिलती है। डिस्कशन पॉइंट क्या है? द एंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑफ एपिक्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड हाउ दे शेप कल्चरल आइडेंटिटी, जो अच्छा खासा प्रभाव रहा है इन एपिक्स का हमारी भारतीय सोसाइटी में, इंडिया के समाज में, और कैसे इन्होंने हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को शेप दिया है। द रोल ऑफ ओरल ट्रेडिशन इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, ये और क्या दिखाने की कैसे भाई जो परंपराएं जिसमें हमने हमारे कल्चरल जो हेरिटेज को क्या करा है, प्रिजर्व करा है, कैसे ओरल फॉर्म में, है ना, जैसे विलेजर है, अब भाई इलिटरेट है तो कैसे बताएंगे, वो ओरली बताएंगे ना, ओरली इस चीज़ को जानेंगे, ओरली किसी को बताएंगे, तो प्रिजर्व कैसे हमने अपने ओरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा है, तो वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, How these ancient stories continue to influence contemporary Indian culture and values, ये और क्या दिखा रहे हैं भाई कि कैसे ये जो एंशियंट स्टोरीज है, पुरानी जो कथाएं कहानियां हैं, अभी भी हमारे भारतीय कल्चर या वैल्यूज़ को इम्पैक्ट करती हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉमन कल्चरल नैरेटिव्स इन फोस्टरिंग यूनिटी एडमिस डाइवर्सिटी, जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है कि भाई कैसे जो कल्चरल नैरेटिव्स हैं सबके अपने अपने, फोस्टरिंग यूनिटी एडमिस डाइवर्सिटी, मतलब हमने देखा ना कि यही एपिक्स हैं, महाभारत, रामायण, लेकिन अलग अलग भाई रीजन के लोग, है ना, अपने तरीके से इनको क्या कराए, वर्ड्स जो है पैराफ्रेज किया है, रेडी किया है, तैयार किया है, बनाया है ना, अपने तरीके से। तो भले ही चीज़ वही है लेकिन इसमें डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग जो है तरीक़ों से बनाया गया है, लिखा गया है, और सब ने अपना इम्पैक्ट डाला कि हमारे रीजन से चीज़ें कैसे रिलेट करती हैं, हमारे कल्चर इन चीज़ों से कैसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलो। इसी के साथ भाई हमारे NCERT सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप चैप्टर का अच्छे से रिकॉल आपको हो गया होगा 1 को में। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ट्रेंड्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।